नमस्कार दोस्तों, ये यूजीसी नेट पेपर का अगला पेपर है जो घटना चक्र सीरीज का निकाला गया है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का। तो 27 दिसंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। मॉडेम का असंक्षिप्त रूप है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव, मैकेनिज्म ऑफ डिस्क एनहेंसिंग मेमोरी और मोबाइल डेटा एक्स्ट्रानेट मल्टीकोर। तो इसमें मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर मॉडेम का असंक्षिप्त रूप है। मॉडेम का असंक्षिप्त रूप मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर होता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर घटक होता है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस जैसे राउटर या स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने में समर्थ बनाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सूचना को एनालॉग में परिवर्तित करता है। अगला है, वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस ने जो पहला मूक MOOC प्रस्तुत किया था उसका नाम है संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान। तो जो मूक MOOC शब्द स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस द्वारा वर्ष 2008 में विकसित एक पाठ्यक्रम को संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था। इसका शीर्षक कनेक्टिविज्म एवं एंड कनेक्टिविटी नॉलेज था। इसी तरह वर्ष 2011 के अंत में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 3 पाठ्यक्रमों को मुफ्त एवं ऑनलाइन मोड में शुरू किया, जिसके तहत पीटर नॉर्वेज और सेबेस्टियन थर्न ने दुनिया के 1,60,000 से अधिक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कार्यक्रम से जोड़ा। ठीक है, मूक का संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान। ठीक है, हाँ। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या है? सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के ना होने के रूप में परिभाषित करते हैं। कथन 2 है, वर्धमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास ना किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? A और B दोनों होंगे। दोनों कथन सही हैं। सत्व सिद्धांतकारों के अनुसार बुद्धि एक व्यक्तिगत गुण है जो निश्चित है एवं उसे बदला नहीं जा सकता, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ सीख ही लेता है तो उसकी बुद्धि वहीं रहती है। इसके अतिरिक्त सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के ना होने के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरी तरफ वर्धमान सिद्धांतकार मानते हैं कि बुद्धि स्थिर नहीं है एवं पर्याप्त प्रयास के माध्यम से इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका मानना है कि असफलता मिलने का तात्पर्य ठीक तरह से प्रयास ना करने से है। ठीक है, क्या था? सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के ना होने के रूप में परिभाषित करते हैं। असफलता मतलब योग्यता ना होना। और वर्धमान सिद्धांतकार क्या कहते हैं कि प्रयास ना किया, असफलता को प्रयास ना किए जाने के। अगला है, निम्नलिखित में से कुछ सबसे बड़े, एक वाक्य भी है कि असफलता का आशय है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कुछ सबसे बड़े तथा सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालयों में हैं प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ई-बिब्लो, इंटरनेट आर्काइव और लास्टस सकाई LMS। तो इसमें से प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ई-बिब्लो और इंटरनेट आर्काइव, ये तीनों डिजिटल ग्रंथालय में हैं, सबसे सफल ग्रंथालय है। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग एक डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें मुफ्त में ई-बुक्स पढ़ी जा सकती हैं। ध्यातव्य कि माइकल हार्ट, जो कि प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के संस्थापक हैं, ने वर्ष 1971 में ई-बुक्स का आविष्कार किया था। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित व्यावसायिक संचार प्लेटफॉर्म है। ई-बिब्लो एक डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में संगीत, साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान, राजनीति एवं सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विषयों के लिए स्वतंत्र रूप से पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। इंटरनेट आर्काइव एक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना
वर्ष 1996 में WWW के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इसका लक्ष्य शोधकर्ताओं, इतिहासकारों एवं विद्वानों के लिए एक इंटरनेट लाइब्रेरी बनाकर मानव ज्ञान एवं संस्कृति को सुरक्षित करना है। CLE सहयोग एवं सीखने हेतु वातावरण हेतु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रदान करने के उद्देश्य से स्काई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। अगला है व्यवहारात्मक प्रतिमान निर्माणकर्ता। तो इसमें है जो परंपरागत व्यवहारिक प्रतिमान दिए गए हैं और निर्माणकर्ता। तो परंपरागत अधिगम के कौन है? इनके हैं बेंजामिन ब्लूम, और प्रत्यक्ष निर्देश के हैं टॉम गुड, अनुरूपता के हैं कार्ल स्मिथ, और लास्ट है सामाजिक अधिगम, इसके हैं अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, तो हमारा इसके क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कौन से हैं? पारंगत अधिगम के हैं बेंजामिन ब्लूम, प्रत्यक्ष निर्देश के टॉम गुड, अनुरूपता के कार्ल स्मिथ और सामाजिक अधिगम के अल्बर्ट बांडुरा। पारंगत अधिगम शब्द सर्वप्रथम 1968 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया था। प्रत्यक्ष निर्देश का सिद्धांत टॉम गुड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुरूपता सिद्धांत की स्थापना कार्ल स्मिथ द्वारा की गई थी। 1960 के दशक में सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं? तो अभिलेखीय आंकड़े, प्रतिभागियों की डायरी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े एंड मौखिक वृत्तांत। तो इसमें जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े हैं, ये भारत में द्वितीयक आंकड़े के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, द्वितीयक स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? भारत में द्वितीयक आंकड़ों के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, भारत की जनगणना और राष्ट्रीय NSSO के आंकड़े। भारत की जनगणना भारत में द्वितीय डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रत्येक 10 वर्ष में संपन्न की जाती है। इसके अंतर्गत भारत के सभी घरों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, कार्यबल, जीवन प्रत्याशा आदि आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन SSO भारत में द्वितीयक डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी स्थापना सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर नियमित नमूना सर्वेक्षण करने के लिए 1950 में की गई थी। अगला है यादृच्छिक प्रतिचयन दुर्लभ प्रकार के समग्र के मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती है। दूसरा कथन है यदि समग्र अत्यधिक विषम जातीय हो तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन बेहतर होता है। तो इसमें क्या है? इसमें A और B दोनों सही हैं। ठीक है, क्या है? यादृच्छिक प्रतिचयन दुर्लभ प्रकार के समग्र के मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती है। यादृच्छिक प्रतिचयन जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या से प्रेक्षणों का एक प्रतिदर्श चुनने की विधि है। ध्यातव्य कि यदि समग्र अत्यधिक विषम जातीय हो तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन बेहतर होता है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है? प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। कारण है, दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें जो कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या है? प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। हाँ, और दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। शोधकर्ता अक्सर कारण एवं प्रभाव संबंधों के परीक्षण हेतु अध्ययन में स्वतंत्र और आश्रित चर को मापते हैं। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र पर ही की जाती है। स्वतंत्र चर किसी अन्य चर से प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र और परतंत्र चरों के बीच प्रायोगिक प्रणाली द्वारा कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। अतः दिए गए प्रश्न में अभिकथन A एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कार्लिंगर के अनुसार 1973 में थे, अच्छी अनुसंधान समस्या में दो या अधिक चरों के बीच के संबंध का उल्लेख होना चाहिए, को बौद्धिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, को दर्शनाभिमुख होना चाहिए, को किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए, को अनुभविक
परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। तो इसमें जो है जो अच्छी अनुसंधान समस्या है उसमें दो या अधिक चरों के बीच के संबंध का उल्लेख भी होना चाहिए और किसी प्रश्न का आकार प्राप्त होना चाहिए और आनुभाविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। कार्लेगर ने उन वैज्ञानिक अनुसंधानों को विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों के बीच काल्पनिक प्रस्तावों की व्यवस्थित नियंत्रित अनुभवजन्य एवं महत्वपूर्ण जांच के रूप में परिभाषित किया है। कार्लेगर के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या में निम्नलिखित बातें निहित होना चाहिए। क्या है? अच्छी अनुसंधान समस्या में दो या अधिक चरों के बीच के संबंध का उल्लेख होना चाहिए। अच्छी अनुसंधान समस्या को किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए। अच्छी अनुसंधान समस्या को आनुभाविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन सुमेलित करना है। प्रत्यक्षवाद, प्राक्कल्पना, विश्वसनीयता, प्रतिमान। सूची दो में प्रत्यक्षवाद जो है वो ज्ञान मीमांसीय स्थिति है और प्राक्कलना जो है इसका सी होगा। प्रत्यक्षवाद ज्ञान मीमांसीय स्थिति है। प्राक्कलना समस्या का अनंतिम उत्तर है। विश्वसनीयता प्राप्तांक की एकरूपता है। प्रतिमान माध्य प्राप्तांक है। ठीक है। अगला है संप्रेषण में गुणार्थक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? सांस्कृतिक अर्थ होते हैं। संचार सभी मनुष्यों में सार्वभौमिक होता है। यह हमारे जीवन का केंद्र होता है। वस्तुतः संचार कुछ संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, शब्दों, सूचनाओं, ज्ञान एवं दृष्टिकोण या भावनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। ध्यातव्य कि संप्रेषण में गुणार्थक शब्दों के सांस्कृतिक अर्थ होते हैं। अगला है संप्रेषण में संदेश संग्रहण में प्रमुख अवरोध होता है। क्या होता है? श्रोताओं की अभिवृत्ति जो होती है ना, वो इसका प्रमुख अवरोध होती है। संप्रेषण में संदेश संग्रहण में प्रमुख अवरोध श्रोताओं की अभिवृत्ति होती है। यदि श्रोता की भौतिक अथवा मानसिक स्थिति से जुड़ी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बाधा उत्पन्न होती है तो संदेश संग्रहण में अवरोध होता है। उदाहरणतः श्रोता की शारीरिक, मानसिक या उससे जुड़ी कोई समस्या सामान्यतः संचार या संप्रेषण का एक स्थान व्यक्ति या समूह से दूसरा स्थान तक सूचना स्थानांतरित करने का कार्य है। प्रत्येक संचार में एक प्रेषक, एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और उसे रिसिपेंट मतलब प्राप्तकर्ता होता है। प्रभावी संप्रेषण का क्या क्या होता है? इसमें सशक्त निर्णयन होता है, पर्याप्त उत्पादकता होती है, कार्य प्रवाह में एकरूपता होती है, प्रभावी नियंत्रण होता है और सभी हितधारकों से बेहतर प्रतिक्रिया होती है। अगला है किसी समाचार पत्र में किसी कार की नीलामी के बारे में सूचना किसका उदाहरण है? यह है जनसंपर्क। मास कम्युनिकेशन या जनसंपर्क को मौखिक या लिखित मीडिया के माध्यम से एक बड़े दर्शक वर्ग हेतु संदेश बनाने, भेजने, प्राप्त करने या विश्लेषण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनसंपर्क या संचार का क्षेत्र बेहद विस्तृत है, जो न केवल इस बात पर विचार करता है कि एक संदेश कैसे एवं क्यों सृजित किया जा सकता है, बल्कि उस माध्यम पर भी ध्यान देता है जिसके माध्यम से इसे भेजा जाता है। इस तरह देखा जाए तो किसी समाचार पत्र में किसी प्रकार की नीलामी के बारे में सूचना संचार या जनसंपर्क का ही उदाहरण सिद्ध होती है। अगला है ऐसे उपभोक्ता जिनका मीडिया पर नियंत्रण है तथा जो अपनी मीडिया का निर्माण भी कर सकते हैं, तथा वैसे निर्माता जो उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का आसानी से पता लगा लेते हैं, का आविर्भाव किसके द्वारा संभव हो पाता है? तो ये जो होता है ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। वर्तमान दौर डिजिटल क्रांति का दौर है। इंटरनेट के दौर में कोई व्यक्ति जिसको इंटरनेट की गहन जानकारी को न केवल स्वयं मीडिया का निर्माण कर सकता है, बल्कि उन उपभोक्ताओं की प्रकृति का भी पता लगा सकता है जिसकी आवश्यकता उसको है। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर इसी संदर्भ में आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे ही समूह चुनाव में मतदाताओं तक को प्रभावित कर रहे हैं। अगला नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उसके कारण के। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कारण क्या है? कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों की खोज करने
करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुकर बनाया जाना चाहिए। ये शिक्षण का विशेषता भी होती है कि सरल से जटिल की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है, कि ये सही है कारण कि सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि बचना चाहिए। दिया गया अभिकथन एक गलत है। शिक्षकों को न केवल यह दायित्व है कि वे अपने विद्यार्थियों को जटिल से जटिल विषय से अवगत कराएं, बल्कि इनकी जिम्मेदारी है कि इन विषयों का तार्किक विश्लेषण भी करें। इन विषयों इस प्रक्रिया से छात्रों में दुनिया को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण निर्मित होता है, जो छात्रों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व से पहचान कराता है। कारण आर सत्य है। अध्यापक को कक्षा संप्रेषण के दौरान सरल विषयों का विश्लेषण करते हुए कठिन प्रकरण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। निम्नलिखित श्रेणी में अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। चलिए ये देखते हैं। इसमें निम्नलिखित युक्ति में उत्पन्न दोष की पहचान कीजिए। चूँकि आप स्वयं मांसाहारी हैं, आपको मेरे द्वारा जानवरों को शिकार के दौरान मारे जाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या है? ये किस टाइप की युक्ति है? ये लांछन युक्ति है कि वही चीज़ कि आप किस उससे उपदेश दे रहे हो जब आप खुद ही वो चीज़ कर रहे हो। तो लांछन युक्ति में क्या होता है? यह दोष तब उत्पन्न होता है जब आप किसी तर्क या वस्तु स्थिति को संबोधित करने के बजाय संबंधित व्यक्ति से जुड़े किसी अप्रासंगिक पहलू पर आक्रमण करते हैं। उदाहरण, छात्र ने अपने प्रोफेसर से कहा कि हमको फ्राइड की पुस्तक पढ़नी चाहिए क्योंकि वह कोकीन का नशा करता था। क्योंकि दिया गया कथन भी इसी प्रकृति का है कि उसके गुण न देख के दोष देखना। अनभिज्ञता युक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु स्थिति की पर्याप्त जानकारी के अभाव में किसी तथ्य को सत्य मान लेता है तो इस प्रकार की युक्ति को अनभिज्ञता युक्ति कहा जाता है। रूढ़िवादिता पर आधारित ज्ञान। लोकोत्तेजक युक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को इसलिए सच मान लेता है क्योंकि बहुसंख्यक आबादी ऐसा मानती है तो इस प्रकार की युक्ति को लोकोत्तेजक युक्ति कहा जाता है। उदाहरणतः बहुसंख्यक आबादी किसी खास उत्पाद को पसंद करती है इसलिए यह उत्पाद अच्छा है। करुणा का आग्रह, जब भावनात्मक आधार पर किसी समूह से कोई कार्य करने का आग्रह किया जाता है तो इसे करुणा का आग्रह कहते हैं। जैसे किसी चुनावी उम्मीदवार द्वारा अपने पिता की मृत्यु के आधार पर वोट मांगना, ये तो हमारे यहाँ बहुत होता है। अगला है न्यायिकों कि न्याय वाक्य में अनुमान के निम्नलिखित में से किस चरण में तीनों पद संश्लिष्ट हैं? तो इसमें उपनय जो है उसमें तीनों पद संश्लिष्ट हैं। न्याय दर्शन भारत के 6 महान दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम है। और यह परमाणुवादी, बहुलवादी और तार्किक यथार्थवाद का दर्शन है। न्याय दर्शन के 4 प्रमाण हैं: धारणा, अनुमान, अनुरूप तर्क एवं साध्य। न्यायशास्त्र के 5 चरण हैं। प्रतिज्ञा या प्रस्ताव, जिसमें क्या होता है? तार्किक कथन जिसे सिद्ध किया जाना है। हेतु या कारण, इसमें क्या होता है? किसी प्रस्ताव की स्थापना का कारण होता है। उदाहरण, एक उदाहरण के साथ सार्वभौमिक सहचार होता है। उपनय वर्तमान बाद में सार्वभौमिक सहचर का अनुप्रयोग होता है। और निगम होता है निष्कर्ष। अगला है अनुमान का केवलान्वयी रूप वह है जिसमें हेतु अपने साध्य के साथ सकारात्मक रूप से पाया जाता है। कथन सेकंड है, केवलान्वयी में हेतु और साध्य की व्याप्ति का ज्ञान उपस्थिति के माध्यम से सहमति की विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, व्याख्या पढ़ देते हैं। केवलान्वयी अनुमान, जब मध्य एवं बृहद पद के बीच की व्याप्ति केवल उपस्थिति में एक समान सहमति से प्राप्त की गई हो। अनुमान के इस रूप में हेतु अपने साध्य के साथ सकारात्मक रूप से पाया जाता है। उदाहरण, सभी जानने योग्य वस्तुएं उल्लेखनीय हैं। एक फूलदान एक जानने योग्य वस्तु है, अतः फूलदान उल्लेखनीय है। ध्यातव्य है कि केवलान्वयी में हेतु एवं साध्य की व्याप्ति का ज्ञान उपस्थिति के माध्यम से सहमति की विधि द्वारा प्राप्त होता है, अतः दोनों कथन सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं का तर्क तुल्य है?
तो वे सभी जो नागरिक नहीं हैं वो भी मतदान कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं है। वे सभी जो नागरिक हैं मतदान करेंगे? ऐसा भी नहीं है। वे सभी जो मतदान करते हैं नागरिक हैं। हाँ, ये इससे निकलता है कि वे सभी जो मतदान करते हैं वो नागरिक हैं। मतदाताओं के अतिरिक्त कोई नागरिक नहीं है। चलिए, अगला है निम्नलिखित कथनों में विरोध, निम्नलिखित कथनों को तर्क वाक्य के विरोध चतुर्रस में विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि ए सत्य है दिया गया है तो ओ असत्य है। उपरोक्त तर्क वाक्य विरोध चतुरस के अनुसार यदि ए सत्य दिया गया है तो ओ सत्य होता है। चलिए अगला पढ़ देते हैं। प्रथम पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक, चलिए आज के लिए 30 तक ही क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे करते हैं इसको